ओके सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग कोविड 19 फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो स्केल। ठीक है। और जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। 20 मिनट हैं, 20 स्लाइड्स हैं, 1 मिनट में एक स्लाइड। ठीक है। ओके, सो स्टार्टिंग विद कोविड 19। ये थे हमारे ग्रुप मेंबर। ठीक है, जो हमने ग्रुप में प्रेजेंटेशन दी थी। और इसके बाद हमारे पास यस सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ना आउटब्रेक की बात करते हैं। आउटब्रेक कहाँ हुआ था भाई? चाइना वुहान प्रोविंस में हुआ था दिसंबर 2019 में। और उसके जो सिम्टम्स हैं ना, इसके जो सिम्टम्स हैं वो किस टाइप के थे? इसके सिम्टम्स थे जस्ट लाइक अ फ्लू। ठीक है, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स थे। लेकिन इसकी जो इटियोलॉजी थी, व्हाट इज इटियोलॉजी? साइंस में हम इटियोलॉजी मतलब कॉज जो होती है डिजीज की, वो डिजीज की जो इटियोलॉजी है वो अननोन थी। ठीक है। बाद में जब देखा गया तो एक वायरस था, इसका नाम रखा गया था, उस टाइम पे तो इसका नाम रखा गया था नोवेल कोरोना वायरस। लेकिन बाद में इसको जब देखा गया तो इसका नाम रखा गया सार्स कोव 2। सार्स कोव 2 स्टैंड्स फॉर सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ठीक है। सार्स कोव 1 इससे पहले आ चुका है 2001 के अंदर। ठीक है। 2001 के अंदर भी ऐसे आउटब्रेक आया था सार्स कोव 1 नाम से। और इसी तरह से 2012 के अंदर भी एक आया था मर्स कोव के नाम से। ठीक है। तो ये सिमिलर वायरस उसी टाइप का वायरस है, मर्स कोव वायरस, मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। ठीक है। लेकिन ये दोनों ना इतने ज्यादा फैले नहीं थे, इन्हें जल्द काबू कर लिया था। लेकिन सार्स कोव 2 तो अल्लाह खैर करे, सबको ही पता है कि कैसा हुआ था ये। ठीक है। तो इसका आउटब्रेक हुआ था वुहान प्रोविंस से दिसंबर 2019 में। ठीक है, चाइना से। और इसके सिम्टम्स इन्फ्लुएंजा लाइक होते हैं, लाइक कफ, स्नीजिंग। ठीक है, लॉस ऑफ टेस्ट, फीवर, ये सारी चीजें। और इसकी इटियोलॉजी मतलब जो कॉज है डिजीज की वो है सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। पहले इसको बोला जाता था नोवल कोरोना वायरस। ठीक है। और इससे जो डिजीज होती है उसे हम बोलते हैं कोविड 19। ठीक है, कोविड 19। ठीक हो गया। और डब्ल्यूएचओ ने इसको डिक्लेयर किया 11 मार्च 2020 को जाके, क्योंकि तब पूरी दुनिया में फैल चुका था ये। तो इसको डिक्लेयर किया 11 मार्च 2020 को एज अ पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी डिजीज जो मतलब किसी एक कंट्री तक अब रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बहुत सारी जगहों पे चली गई है। ठीक है। और इसका फर्स्ट केस पाकिस्तान में, फर्स्ट केस कब आया था? फर्स्ट केस पाकिस्तान में आया था 26 फेब 2020 को, ईरान से आया था वेयर ताफ्तान बॉर्डर। ठीक है। और ये एक बंदा कराची में आया था और फिर पता नहीं इतना केओस मच गया था, पता नहीं क्या क्या। ठीक है। तो इसके ये सिम्टम्स क्या होते हैं? चिल्स, लॉस ऑफ टेस्ट, ठीक है, मसल एचेस, कोविड सॉरी कोविड टोन, रैशेस, वोमिटिंग, लॉस ऑफ स्मेल, ये सारी चीजें। ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अब बात करते हैं ना ओरिजिन, कहाँ से आया ये। ठीक है। तो ये कहाँ से आया हमारे पास? तो ओरिजिन ऑफ कोविड 19 कहाँ से? एक चीज होती है जूवेनोसिस। ठीक है। पहले जो वायरसेस थे ना, जो बैट है ना, बैट, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा, सार्स कोव सार्स कोव 1, सार्स कोव 1 नजर आ रहा होगा। ये 2002 में आया था। ठीक है। बैट को समझा जाता है इट इज द रिजर्वायर ऑफ मल्टीपल वायरसेस। ठीक है। एबोला भी इसी से आया है, सार्स कोव 1 भी इसी से आया है, मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस भी इसी से आया है। कोविड 19 के पीछे भी देखो सस्पिशन यही बताया जा रहा है। ठीक है। तो इस चीज को हम ना जूवेनोसिस कहते हैं। जैसे बैट से पहले ये ट्रांसफर होता है कोई इंटरमीडिएट होस्ट में। ठीक है। तो जो सार्स को 1 वायरस थे ना, तो बैट, ये समझा जाता है कि वो बैट से आया था सिविट के अंदर। सिविट एक जंगली ना बिल्ली होती है, इसके अंदर आया था। और आपको पता है वायरसेस म्यूटेट करते रहते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो म्यूटेट करते रहते हैं। और फिर वो अल्टीमेटली कहाँ आया? इतना म्यूटेट कर गया कि वो ह्यूमंस को फिर इन्फेक्ट करने लग गया और वो ह्यूमंस में आ गया। ठीक है। यस। बैट के अंदर वो उसका वर्जन कम वो होता है, ऐसा समझे। ठीक है। सिविट के अंदर आके जो है वो उसका वर्जन थोड़ा और बढ़ जाता है, और ह्यूमंस में आता है तो फिर तो बहुत ही डेट्रीमेंटल। बैट से हमें डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, एक इंटरमीडिएट होस्ट की जरूरत पड़ती है। और इस चीज को हम बोलते हैं जूवेनोसिस इफेक्ट, कि इधर से इधर आएगा पहले, फिर म्यूटेट होगा तो फिर इधर आएगा, तो तब जाके ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा।
ठीक है। सिमिलरली जो मर्स वायरस है ना, जो मिडिल ईस्ट में आया था, तो उसका जो है 2012 में आया था। तो ये पहले एक कैमल में आया और कैमल के बाद जो ह्यूमंस में ट्रांसफर हुआ। और देख सकते हैं इंटरवल देखें, 10 ईयर के बाद ये आया और उसके बाद फिर ये कोरोना वायरस का ये समझा जाता है कि ये पहले एक इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो ये पेंगुलिन है, ठीक है, पेंगुलिन। ये पेंगुलिन और जो स्नेक है ना, अ, इसके अंदर ये अज्यूम किया जाता है कि इसके अंदर आया होगा और इसके बाद जो है वो ह्यूमंस में ट्रांसफर हुआ होगा, ठीक है। तो ये अज्यूम किया जाता है, ठीक है। और इसके पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सस्पिशन भी है, क्योंकि एक तो डायरेक्टली देखो चाइना के लोग डायरेक्टली बैट का सूप पीते हैं, पता है आप लोगों को। और जो पेंगुलिन है, ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में इसकी जो स्केल होती है ना, स्केल, इसके स्केल की हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा हैं। तो ये हाईली ट्रैफिक्ड एनिमल है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में ये बहुत ज्यादा यूज होता है और वो लोग इसको खाते भी हैं, ठीक है। और जो चाइना है, वियतनाम वगैरह है, उसको इस पेंगुलिन को खाते भी हैं ये लोग। तो ये सस्पिशन है स्ट्रॉन्ग कि ये पहले यहाँ ट्रांसफर हुआ होगा, फिर इसमें इतना म्यूटेट हो गया कि ये अल्टीमेटली ह्यूमंस को जाके इफेक्ट करे। तो इस तरह से कोविड 19 का ओरिजिन ऐसे हो गया। और बाकी इसके अलावा बैट और पेंगुलिन ये ईटिंग पर्पसेस के लिए भी ये लोग यूज करते हैं, तो इसलिए हमारे पास इस तरह से आ गया, ठीक है। तो ये इसका जूवेनोसिस इफेक्ट। इसके बाद बात करते हैं एपिडियोमोलॉजी की, ठीक है। दिस डेटा इज फ्रॉम जॉन हॉपकिंस ट्रैकर सिस्टम। जो जॉन हॉपकिंस एक अमेरिका की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है मेडिकल की, उसके पास ना प्रॉपर सिस्टम है कि पूरे वर्ल्ड वाइड कितने केसेस आए। तो वर्ल्ड वाइड केसेस इतने आए थे, ठीक है। डेथ्स वर्ल्ड वाइड इतनी हुई थी, रिकवर पेशेंट इतने हुए थे, टोटल वैक्सीन वर्ल्ड वाइड इतनी हुई थी, ठीक है। पाकिस्तान में ये डेटा है, इतनी केसेस, इतनी डेथ्स, लगभग 30,000 डेथ्स हुई थी पाकिस्तान में, रिकवरीज इतनी हुई, और वैक्सीनेटेड कितने, इतने लोग हैं। मतलब हमारी पॉपुलेशन का 73.44% लोग वैक्सीनेटेड है, विच इज अ प्रीटी गुड नंबर, ठीक है। और वैक्सीन के आने के बाद देखो, वैक्सीन के आने के बाद ही भी सब कुछ मतलब सही हो गया था, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को भेज दूंगा ये डेटा, तो आप लोग देख लीजिएगा इसका। ओके, इसके बाद देखें, ये देखें, ये आप लोगों के पास ना डेली केसेस की रिपोर्ट है। देखो बीच में कितना स्पाइक, देखो ये कोविड 19 स्टार्ट में ऐसा आया था इतना स्पाइक इंक्रीज हो गई थी। सॉरी, ये डेली डेथ्स की बात हो रही है, ठीक है। और बाद में देखो जैसे वैक्सीन आई तो देखो डेथ्स का रेट कितना कम हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो डेली केसेस, डेली डेथ्स, तो यहाँ पे देखो डेली डेथ्स पहले कितनी थी, और जब वैक्सीन आई देखो 2022 के अंदर, तो देखो कितना कम डिक्रीज देखने को मिला। तो बहुत अच्छी बात है, वैक्सीन ने बहुत की है। और जो सबसे ज्यादा कंट्रीज इससे इफेक्ट हुई, यूएसए में सबसे ज्यादा केसेस इतने सारे रिपोर्ट हुए, इंडिया के अंदर इतने केसेस रिपोर्ट हुए, फिर ब्राजील, और टॉप 10 कंट्रीज हैं जिनमें सबसे ज्यादा मतलब ये हुआ, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं एपिडियोमोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू, आगे आए जरा। एक चीज होती है रिप्रोडक्टिव रेशो। रिप्रोडक्टिव रेशो का मतलब ये है कि एक कोविड का वायरस कितने दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मेजोबिन को कोविड था, तो इसके कांटेक्ट में बाकी लोग आते हैं, तो ये कितने लोगों को वायरस ट्रांसफर करेगी। तो जो इन्फ्लुएंजा होता है ना, सीजनल इन्फ्लुएंजा, उसका जो आर नॉट होता है रिप्रोडक्टिव रेशियो, ये 1 to 2 होता है, मतलब 1 से 2 लोगों को ट्रांसफर कर सकते हैं। कोविड 19 का जो रिप्रोडक्टिव रेशियो होता है ना, वो 2 to 3 होता है, मतलब एक बंदा 3 को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। इसी तरह से फिर सार्स को 1 का 3 से 5, और मीजल्स का जो है वो 12 से 18 लोगों को है। इसका आर आर नॉट बहुत ज्यादा है। तो यहाँ देखें, अगर आर नॉट या R3 है ना, तो ये देखो एक आएगा, एक 3 को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। वो 3 जाके फर्दर 3 को इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। वो 3 जाएंगे फर्दर और इन्फेक्ट होंगे। तो इस तरह से क्या होगा, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसीलिए कोविड 19 के केसेस बहुत जल्दी बढ़ रहे थे, बहुत जल्दी, ठीक है। दैट्स द रीजन, ठीक है। तो आपने अपने चाचू को किया था, पता नहीं किस किस को किया होगा आपने, ठीक है। इसके बाद एक चीज होती है सीरीज इंटरवल। सीरीज इंटरवल एपिडेमियोलॉजी में ऐसा पॉइंट है कि इसमें ना ये होता है कि अज्यूम करो जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना कोविड 19 का, वो 14 डेज का होता है, ठीक है। मतलब 14 डेज के बाद आपके पास डिजीज के सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अज्यूम करो ये पेशेंट 1 है, ठीक है, और यहाँ पे पेशेंट 2 है, ठीक है। पेशेंट 2 है, तो पेशेंट 1 को फॉर एग्जांपल कोविड हुआ, और ये अपने डे 7 पे लेट्स सपोज, ठीक है। और इसने ट्रांसमिट कर दिया पर्सन 2 को, और पर्सन 2 जो है उसका जो है वो फॉर एग्जांपल डेवलप होते हैं सिम्टम्स लाइक यहाँ पे। तो वो पीरियड जो इसने ट्रांसमिट किया वायरस इसको,
और इसके अंदर सिम्टम्स आए, ठीक है, तो इस वाले पीरियड को हम कहते हैं इन सीरीज इंटरवल। सीरीज इंटरवल जितना बड़ा होता है वायरस उतना ज्यादा डेडली होता है, सीरीज इंटरवल जितना छोटा होता है वायरस उतना कम डेडली होता है, ठीक है। और सीरीज इंटरवल कोविड का समहाउ 4.2 से लेके 7.5 डेज का था, इतना बोला बताया जाता है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर किसी पेशेंट ने जो है वो किसी को ट्रांसमिट किया है ना, तो उसके अंदर सिम्टम्स तकरीबन इतने दिन बाद अपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये एपिडेमियोलॉजी का पॉइंट ऑफ। और ट्रांसमिशन के रूट्स क्या हैं भाई? तो दो रूट्स होते हैं ट्रांसमिशन के, वैसे तो मल्टीपल हैं। रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ये वायरस ना एयर में एरोसोलाइज्ड हो जाता है, एरोसोल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो वहां से हो सकता है। या फिर जो फीकल ऑरल रूट है, मतलब किसी ने जो है वो वॉशरूम का यूज किया, पीछे से आप गए, आपने भी यूज किया, उस बंदे को कोविड था, तो वो कोविड वहां पे ट्रांसफर हुआ, वहां से जो सरफेसेस हैं उससे आपको ट्रांसफर हुआ, ठीक है। और ये तकरीबन अपने ना इर्द गिर्द में तकरीबन 3 से 6 फीट के लोगों को मतलब ट्रांसमिट हो सकता है। अगर किसी ने रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट ड्रॉप किए तो 3 से 6 फीट की प्रोक्सीमिटी में जो भी है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। और 24 आवर्स तक, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो यहाँ से गुजर गया, उसने सांस ली इस एयर के अंदर, अब ये वायरस एरोसोलाइज हो जाता है, एयर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं ना छोटे छोटे, वहां पे ये चिपक जाता है और तकरीबन 24 आवर तक रहता है। अगर पीछे से कोई 24 आवर्स में उस चला गया तो फिर अगेन से उसको भी हो जाएगा। तो इसलिए देखो इसका रिप्रोडक्टिव रेट इतना ज्यादा था और इसीलिए बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी फैल रहा था ये। फॉर्माइट जो सरफेसेस होती हैं, स्टील की सरफेस, वुड, ये सब इससे ट्रांसफर हो रहा था, तभी आप लोगों को बोला जाता था ना कि सैनिटाइजर या जो स्प्रे है वो किया करें और सरफेसेस को टच ना करें, ठीक है। तो ये इसका ट्रांसमिशन के रूट है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है भाई स्ट्रक्चर, और आगे मेन इंपॉर्टेंट चीज उसको उसको बात करते हैं जरा, पैथोफिजियोलॉजी। तो पहले हम ना स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात करें सार्स कोव 2 की ना, तो ये बाकी वायरसेस की तरह ये एनवेलप्ड वायरस होता है, ठीक है। इसके पास सबसे पहले ना हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इसके पास ना एनवेलप होता है, ठीक है, बाहर एनवेलप होता है। तो ये देखें एनवेलप प्रोटीन, ये पूरा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का ये लिपिड मेम्ब्रेन है ना, तो ये पूरा एनवेलप होता है इसकी सराउंडिंग में। इसकी सरफेस के अंदर ये देखो, ये जो नजर आ रही है आप लोगों को ये वाली प्रोटीन्स, ये हैं स्पाइक प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन है? दीज आर स्पाइक प्रोटीन्स, ठीक है। ये स्पाइक प्रोटीन ना हमारे सेल की सरफेस के ऊपर ना अटैच आसानी से होते हैं, ठीक है। मैंने एचआईवी में आप लोगों को बताया था, वहाँ एचआईवी की अंदर जो है वो प्रोटीन्स होती हैं उसकी सरफेस के ऊपर भी, वो भी हमारे पास सेल की अटैचमेंट में मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये हो गया। इसी के साथ मेम्ब्रेन प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन ये जो छोटी से नजर आ रही होगी, ठीक है। एनवेलप प्रोटीन ये ई प्रोटीन बोलते हैं इसे, ये आ गया। और एक और प्रोटीन होती है उसे हम बोलते हैं हीमोग्लूटिनिन एस्टरेज प्रोटीन, ठीक है, हीमोग्लूटिनिन एस्टरेज प्रोटीन, वो यहाँ पे शायद दिखाई नहीं है। तो हीमोग्लूटिनिन और एस, ये जो स्पाइक है ना, इसको बस याद रखें, ये स्पाइक प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, पॉजिटिव पोलैरिटी वाला। तो पॉजिटिव पोलैरिटी वाला आरएनए आप लोगों ने सुना है? पॉजिटिव पोलैरिटी वाला आरएनए कैसे होता है? पॉजिटिव पोलैरिटी वाला आरएनए सुना है? चलें बात करेंगे पॉजिटिव पोलैरिटी वाला आरएनए कैसे होता है। तो यहाँ देखें, मैंने नहीं बताया था, वेरी गुड। ओके, चले आए अब पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी ये कैसे ट्रांसमिट होता है? तो देखें फॉर एग्जांपल ट्रांसमिट होने के दो रूट्स हैं, फीकल ऑरल रूट या फिर रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। इससे आया ये कोविड का वायरस, और आपने क्या किया? इनहेल किया, आपने उस एयर को इनहेल किया और ये आ गया आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम में, आ गया आपके लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर फिर ये हमने इनलार्ज करके इसको ना अल्वियोलाई को दिखाया है। अल्वियोलाई के अंदर हमारे पास ना दो टाइप्स के सेल होते हैं, एक टाइप 1 न्यूमोसाइट्स होते हैं। टाइप 1 न्यूमोसाइट्स या टाइप 1 अल्वियोलर सेल्स जो होते हैं ना, उनका काम होता है गैसियस एक्सचेंज। और एक होते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स या टाइप 2 अल्वियोलर सेल्स। तो ये जो वायरस है ना, ये टाइप 2 अल्वियोलर सेल्स को जाके इन्फेक्ट करता है। और जो टाइप 2 अल्वियोलर सेल्स होता है ना, इसका काम होता है सरफेक्टेंट बनाना। क्या बनाना? सरफेक्टेंट बनाना। और सरफेक्टेंट आपको पता है सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, ठीक है। अब ये क्या करता है बताए, ये हमारे पास, यस, हमें पता है इसके अंदर ये स्पाइक प्रोटीन्स है, ये स्पाइक प्रोटीन से, ये स्पाइक प्रोटीन यहाँ पे ना एक रिसेप्टर होता है इसकी सरफेस के ऊपर, उसे हम बोलते हैं एज रिसेप्टर। आप लोगों ने नाम सुना होगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, लंग्स में होता है ना। तो इस एंजाइम का रिसेप्टर होता है ये टाइप 2 न्यूमोसाइट्स के ऊपर। और ये जो स्पाइक प्रोटीन है ना, ये इस रिसेप्टर में जाके बाइंड कर जाती है, जस्ट लाइक
एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ जाके बाइंड करता है ना, ये कोई सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करता है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, लॉक एंड की मॉडल। तो उसी तरह से इसका जो स्पाइक प्रोटीन है वो यहाँ आके S2 रिसेप्टर के उसके ऊपर बाइंड करता है, और S2 के ऊपर जैसे ही बाइंड करता है तो उससे क्या होता है, उससे फिर रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है। जैसे ही रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है ना, पूरा का पूरा वायरस सेल के अंदर आ जाता है। अब पूरा का पूरा वायरस सेल के अंदर आ गया, पूरा का पूरा वायरस सेल के अंदर आ गया। अब क्या करते हैं, हमारे सेल के अंदर पता है प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसका जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है ना, जो एनवेलप होता है, उसको तोड़ देते हैं। जैसे ही एनवेलप टूटता है तो इसका आरएनए आता है, और इसका आरएनए क्या है, पॉजिटिव पोलैरिटी वाला है, पॉजिटिव पोलैरिटी वाला सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो पॉजिटिव पोलैरिटी वाला सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, तो पॉजिटिव पोलैरिटी वाला आरएनए वो आरएनए होता है जो डायरेक्ट राइबोसोम के ऊपर जाए, ये देखो राइबोसोम हम लोग नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर बाइंड करे और प्रोटीन्स बनाए। ठीक है, तो अब ये वायरस का आरएनए है, तो ये जाएगा हमारे सेलुलर मशीनरी को हाईजैक करेगा, हमारे उसके ऊपर जाके बाइंड करेगा राइबोसोम के ऊपर, और क्या करेगा, वायरस की प्रोटीन्स बनाएगा। वायरस की क्या क्या बनाएगा, प्रोटीन्स, पॉलीप्रोटीन्स। अब वायरस की प्रोटीन्स बनाएगा, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन, पता है हमें। और इसके साथ साथ हमारे पास ना क्या होता है, जैसे ही ये जो प्रोटीन्स बनाता है ना, इससे एक एंजाइम भी बनता है, उसे हम बोलते हैं आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, ये इस आरएनए को लेता है और आरएनए सिंथेसाइज करता है, इसी टाइप का और आरएनए सिंथेसाइज करता है। ठीक है, तो अब देखो पूरा सही से एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, इधर से आरएनए आ गया और इधर से प्रोटीन्स आ गई। लेकिन ये जो प्रोटीन्स होती है ना, ये फंक्शनल नहीं होती, इन्हें हम बोलते हैं पॉलीप्रोटीन्स। और ये हमारे जो सेल के प्रोटीएजेस होते हैं ना, वो पागल क्या करते हैं, वो कट कर देते हैं इन प्रोटीन्स को, और ये जो नॉन फंक्शनल पॉलीप्रोटीन्स होती है ना, ये फंक्शनल पॉलीप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। ये फंक्शनल पॉलीप्रोटीन्स और ये आरएनए, ये जाता है गोल्जी बॉडीज के अंदर, वहां पे इसकी पैकेजिंग होती है, और पैकेजिंग के बाद ये इस तरह का वायरस इस तरह का दिखाई देता है। और इसके बाद क्या करता है, इसके बाद ये सेल से बर्ड ऑफ हो जाता है। ठीक है, जैसे ही ये बर्ड ऑफ होता है, हमारी सेल मेम्ब्रेन को ये अपने साथ स्टील करके ले जाता है, और हमारी सेल की सेल मेम्ब्रेन डिसरप्चर हो जाती है, और सेल को क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है। ठीक है, सेल जैसे ही रप्चर होता है हमारे पास, सेल जैसे ही रप्चर होता है, तो आपको पता है ये टाइप 2 न्यूमोसाइट रप्चर हो रहा है। जब टाइप 2 न्यूमोसाइट रप्चर होगा तो फिर क्या होगा, वो देखते हैं। तो ये देखो इस तरह से ये वायरस ऐसे आ गया, अब ये इस तरह से आ गया, ये जाएगा और सेल को इन्फेक्ट करेगा, और इस तरह से इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उस प्रोटीजेस को पता ही नहीं है ना कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये पूरा का पूरा वो पूरा का पूरा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, जैसे ही ये टाइप 2 न्यूमोसाइट रप्चर होता है, तो ये क्या करता है, इसकी सेल मेम्ब्रेन रप्चर होती है, सेल मेम्ब्रेन जैसे ही रप्चर होती है, तो ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स यहाँ आते हैं, और यहाँ लंग्स के अंदर ना सेल्स होते हैं जिन्हें हम मैक्रोफेजेस कहते हैं, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। और वो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, वो फिर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज करते हैं, जैसे लाइक इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नक्रोटिक फैक्टर अल्फा। ठीक है, और इंटरल्यूकिन 1, और इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे पिगमेंट्स चीजें रिलीज करते हैं कि भाई इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही ये इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है, तो ये जो जितने भी स्टफ है ना, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, ये क्या करते हैं, यहाँ से जो अल्वियोलस में से ये जो कैपिलरी जा रही होती है ना, ये इसको डायलेट कर देते हैं और इसको लीकी कर देते हैं। तो जैसे ही लीकी करते हैं, तो यहाँ से जो ब्लड आएगा ना, तो वो ब्लड आहिस्ता आहिस्ता इधर आएगा। ये जो मैक्रोफेजेस हैं देखो, ये रिलीज कर रहे हैं ना, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, खिचड़ी सी बनी हुई है इस डायग्राम में। तो वो क्या होगा, वो इधर आएंगे, और इधर लंग्स के अंदर क्या होगा, इधर सारा फ्लूइड अकोमुलेट हो जाएगा, और फ्लूइड अकोमुलेट होगा तो आपको पता है, फ्लूइड अकोमुलेट होगा तो आपको फिर क्या है, फिर गैसियस एक्सचेंज एफिशिएंटली नहीं हो पाएगी। ठीक है, और लंग्स के अंदर क्या होगा, अल्वियोलर एडिमा हो जाएगा, अल्वियोलर एडिमा, ये देखिए। और अल्वियोलर एडिमा होगा तो फिर क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, तो इसीलिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है इसके अंदर। ठीक है, और इसके साथ साथ फिर और क्या होता है भाई, ये जो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा और ये सब कुछ है ना, ये ब्रेन तक भी जाते हैं, और ब्रेन में हमारा जो सेट पॉइंट होता है हाइपोथैलेमस के अंदर, उसको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, जब उसको इंक्रीज कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारा हमारे हमें फीवर होता है, हाई फीवर होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ ये सर्कुलेटरी सिस्टम में जाते हैं, और हमारा हार्ट रेट जो होता है, हमारे ब्लड के अंदर
अब देखो ओवरऑल ये जो इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 6 ये जब जाएंगे ब्लड वेसल्स के अंदर, तो ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे तो वहां से ब्लड लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, प्लाज्मा लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, ओवरऑल ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, तो हाइपोवोलेमिक शॉक होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक। अब हाइपोवोलेमिक शॉक होगा तो आपके वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिलेगा, ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा, किडनीज को ब्लड नहीं मिलेगा, लंग्स को ब्लड नहीं मिलेगा, मल्टीपल ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिलेगा, तो इट विल लीड टू मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर। ठीक है, और मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर होगा तो फिर क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी है, ये मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, उसके बाद आए तो ये देखें इस तरह का होता है। टाइम मेरे पास नहीं है। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस के मल्टीपल टेप्स होते हैं, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, बट द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इज आरटीपीसीआर। ठीक है, आरटीपीसीआर। और मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे होता है ये आरटीपीसीआर। नेजोफेरेंजियल स्वाब लेंगे, डीएनए को आइसोलेट करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से ट्रीट करेंगे और अगेन क्वांटिटेटिव पीसीआर रन करेंगे और हमारे पास ऐसे कर्व आएगा और उससे हमें पता लगेगा। ठीक है, ये मैंने बता चुका हूँ पहले। उसके बाद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है भाई? तो नॉर्मली अगर आप कोविड 19 इतनी ज्यादा वो कंडीशन नहीं थी, फैल बहुत ज्यादा रही थी, लेकिन इससे ज्यादा वो नहीं पड़ रहा था। ठीक है, तो घर पे ना बहुत सारे लोग सेल्फ मेडिकेशन से ही सही हो गए थे। ठीक है, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल वेज सेल्फ क्वारंटीन करें अपने आप को, होम रेमेडीज, कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ऑक्सीजन लेवल विद ऑक्सीमीटर। अगर 72% से ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो फिर हॉस्पिटल जाएं। ठीक है, तो इसी तरह से, और बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पैरासीटामोल का यूज करें, इस तरह की चीजों का यूज करें। ठीक है, और ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में क्या है भाई, क्योंकि पेशेंट को फ्लूइड और फीवर हो रहा था, तो मे बी उसका फ्लूइड लॉस हो, तो फ्लूइड का हम आईवी फ्लूइड्स देते हैं कई बार हॉस्पिटल में। ठीक है, और एसिटामिनोफेन यानी पैरासीटामोल जस्ट टू ओवरकम द फीवर। एक ये मेडिसिन थी रेमडेसिविर। ये रेमडेसिविर जो है ना, वो क्या करती है पता है? ये जो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है ना, इसको इनहिबिट करती है। ठीक है, और ये रेमडेसिविर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो ये रेमडेसिविर ड्रग थी जो कि कोविड 19 में बहुत ज्यादा यूज होती थी, और जो ज्यादा पेशेंट ऐसे होते थे जो लाइक जिनको यस क्या था, जिन्हें लाइक वेंटिलेटर पे था और क्रिटिकली इल थे, तो उनमें रेमडेसिविर बहुत अच्छे से काम कर रहा था। ठीक है, तो रेमडेसिविर, क्लोरोक्वीन, ये दो मेडिसिन हैं जो मलेरिया की हैं। तो दिस आर क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। तो ये वायरस की एंट्री को सेल के अंदर रोकते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। और यहाँ पे जो प्रोटीएजेस थे ना, ये स्टूपिड प्रोटीएजेस, जिन्होंने इसको फंक्शनल पोरीप्रोटीन्स को, नॉन फंक्शनल पोरीप्रोटीन्स को फंक्शनल पोरीप्रोटीन में कन्वर्ट किया था। तो एक मेडिसिन है रिटोनावीर, ये एचआईवी में यूज होती है वैसे, लेकिन इस प्रोटीएज को इनहिबिट करती है ये। तो प्रोटीएज को इनहिबिट करने के लिए ये वाली मेडिसिन भी यूज होती थी। और एक दो मेडिसिन और हैं विच इज कॉल्ड टोसिलिजुमेब एंड सेरिलुमेब। ये दो मेडिसिन ऐसी हैं जो ना क्या करती थी, ये जो इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 2 ये सब कुछ है ना, ये जब रिलीज होते हैं ना, ये बहुत बड़ी अमाउंट में रिलीज होते हैं, और इससे क्या होता है, इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिवेट हो जाता है। इसे हम बोलते हैं साइटोकाइन स्टोर्म, साइटोकाइन स्टोर्म। ठीक है, ये फ्लड ऑफ साइटोकाइन। तो टोसिलिजुमेब और सेरिलुमेब जो इन्फेक्शन की सिवियरिटी होती है ना, इन्फ्लेमेशन की, उसको कम करते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए स्टीरॉइड्स डेक्सामेथासोन का यूज होता है। ठीक है, और अगर सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचना है तो एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक का यूज करना था, और बाकी अदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसके साथ साथ चलते थे। ठीक है, तो ये इसकी मैनेजमेंट थी कुछ। और इसके बाद हमारे पास क्या है, यस, इसके वेरिएंट्स, वेरिएंट्स सिम्टम्स क्या थे भाई? फीवर, हाइपरथर्मिया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 104 पॉइंट 104 फॉरेनहाइट, इतने का फीवर होता था। ठीक है, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजनिया होता था, फटीग, मसल और बॉडी एचेस, हेडेक, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ टेस्ट ऑफ स्मेल, नोस्मिया, कंजेशन एंड रनी नोज, और जीआई के जो सिम्टम्स हैं, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, कभी कभी वो भी देखने को मिल सकता है। ये इसके सिम्टम्स थे। इसके बड़े बड़े वेरिएंट्स भी आए थे। ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे ज्यादा फैल रहा था, सबसे ज्यादा डेडली वेरिएंट डेल्टा था जो इंडिया में उसने बहुत कुछ मचाया, अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट। ठीक है, इस तरह से इसके वेरिएंट्स अलग अलग तरह से ग्रो कर रहे थे। ठीक है, और ये देखो अलग अलग वेरिएंट्स, दिस वेरिएंट वाज मोर डेडली, दिस वन। ओमिक्रॉन फैल बहुत ज्यादा रहा था, डेडली ज्यादा नहीं था। ठीक है, ये वैक्सीन्स थी।
वैक्सीन मैं आप लोगों को ये भेज दूंगा, देख लेना आप लोग। ठीक है, फाइजर बायोनटेक आरएनए एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन से एफिकेसी 95% थी। फाइजर बायोनटेक यूएसए और जर्मनी की थी। मॉडर्ना मैंने ये वाली लगाई थी, मॉडर्ना यूएस की कंपनी की है, ये एमआरएनए पे काम करती है, 95% एफिकेसी मॉडर्ना। ठीक है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका यूके बेस्ड थी, ये डीएनए बेस्ड टेक्निक पे काम कर रही थी। स्पुतनिक वी रशिया की थी, वायरल वेक्टर के पर काम करती थी। कोविशील्ड इंडिया की वैक्सीन, पाकिस्तान की वैक्सीन कोई भी नहीं थी। ठीक है, वायरल वेक्टर अगेन। साइनोफॉर्म साइनोवेक दोनों चाइना की थी। ठीक है, और एक पाकवेक भी थी, लेकिन वो चाइना से ये साइनोवेक का ही मटेरियल ला के पाकिस्तान में इन्होंने वो किया था और उसके ऊपर पाकिस्तान को लोगो लगा ली था। तो विच इज अगेन नॉट कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, बस इतना ही है, अब आप लोग जाएं। और ठीक है, वैसे तो इसमें बहुत कुछ डिस्कस करने को हो सकता है, लेकिन हम जल्दी में हैं, तो यू गाइस कैन लीव। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।